गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सीसीपी का मॉड्यूल सी चैप्टर 9 वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। ठीक है, वर्किंग कैपिटल असेसमेंट देखेंगे हम लोग इसका जो है पहले बेसिक देख चुके हैं। बेस जो था इसका ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इसमें आपने कॉन्सेप्ट देखा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो देखा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो देखा आपने। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल गैप क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग अदर देन बीबी। ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग कॉल्ड वर्किंग कैपिटल गैप्स। कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या क्या होते हैं, रॉ मटेरियल एसआईपी फिनिश्ड गुड्स, एफजी इन स्टोर एंड ट्रांजिट। ठीक है, एफजी इन स्टोर एंड ट्रांजिट प्लस अदर कंज्यूमर स्टोर प्लस रिसीवेबल्स था। ठीक है, ये चीज हमने देखा। यूजेस देखा, ऑपरेटिंग साइकिल मोस्टली हम लोग 3 मंथ का मान के चलते हैं कि वो ऑपरेटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। मींस ऑपरेटिंग साइकिल कहने का मतलब कि जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसका सेमी फिनिश्ड गुड्स बना या स्टॉक इन प्रोसेस, उसके बाद फिनिश गुड्स, उसके बाद सेल, ठीक है, उसके बाद कैश, फिर परचेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है, तो देखिए दो कुछ मेथड्स हैं। अब तो ये हमने यहाँ तक देखा मेथड्स फॉर असेसमेंट क्या क्या है। ठीक है, मोस्टली हम लोग 3 चीज से मेथड है असेसमेंट जो करते हैं। 3 मेथड है हमारे, टर्नओवर मेथड, एमपीबीएफ एंड कॉस्ट बजट मेथड। ठीक है, टर्नओवर मेथड, दूसरा है एमपीबीएफ, तीसरा है सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए कैश बजट। अब पढ़ो तुम जो। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 मेथड्स हैं, टर्नओवर, कैश क्रेडिट, सॉरी टर्नओवर, एमपीवीएफ एंड सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए कैश बजट। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन हुआ when after the liberalization in India in that is 1991। ठीक है, जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, एमएम सिंह फाइनेंस मिनिस्टर से, तब उस समय ग्लोबलाइजेशन रेगुलेशन जो भी था वो सब हुआ, पूरे मार्केट्स को ले गए थे इंडिया के। नरसिम्हा राव उस समय पीएम थे। ठीक है, तो कहता है कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। ठीक है, ग्रेटर ऑपरेशनल फ्रीडम हैज बीन प्रोवाइडेड टू बैंक इन डिस्पेंसेशन ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के लिए जो है, क्रेडिट डिस्पेंसेशन के लिए बैंकों को लिबरलाइजेशन दिया, उसके पहले सेलेक्टेड था। ठीक है, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एमपीवीएफ इनशिएटेड बाय टंडन स्टडी। टंडन कमेटी था, इज नो मोर कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं, पहले एमपीवीएफ होता था, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस अभी भी है, वो ग्रेटर देन 5 करोड़ के लिमिट के लिए है। ठीक है, ग्रेटर देन 5 करोड़ के लिमिट के लिए। ठीक है, बैंक्स हैव फ्रीडम टू इवॉल्व। तो लिबरलाइजेशन के बाद बैंक को जो है ये दिया गया, फैसिलिटी दिया गया कि वो चाहे तो अपना असेसमेंट मॉडल ला सकता है। ठीक है, विद इन एक्सटीन प्रूडेंशियल गाइडलाइंस एंड एक्सपोजर नॉर्म्स। तो बैंक बोर्ड आर also expected to lay down the transparency policy guidelines for the credit dispensation in respect of each broad category। तो बैंक को 3 मॉडल एक्सेप्ट करने थे। बैंक में अडॉप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 मेथड्स फॉर असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर,
ठीक है, MPBF मेथड बेस्ड ऑन इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल होल्डिंग लेवल्स, ठीक है, कैश बजट। ये 3 मेथड में से कोई एक करना था। तो जो कहता है कि द मेथड ऑफ असेसमेंट फ्रॉम अबव 3 to be adopted may be determined taking into account the total working capital fund based requirement of the borrower. They may broadly bifurcated into borrower having working capital limits, देखिए up to 5 करोड़ कर दिया, and those having greater than 5 करोड़ from the banking system, ठीक है। इसमें जो कर दिया टर्नओवर के लिए हुआ कि 5 करोड़ तक के लिए टर्नओवर लेंगे, ग्रेटर देन 5 करोड़ के लिए MPBF लेंगे, ठीक है। तो DALC लिमिट शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ फंड बेस्ड लिमिट। अब इसमें आपको जो है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट्स, ये भी जो था फंड बेस्ड का पार्ट माना गया है। तो जो 5 करोड़ तक की लिमिट थी उसके लिए टर्नओवर मेथड आया। टर्नओवर मेथड मतलब जो भी प्रोजेक्टेड टर्नओवर है उसका 25% आप दे सकते हैं, ठीक है। इसमें से 5% बोरोवर मार्जिन होगा, मतलब 20% आप उसको फाइनेंस कर सकते हैं, दैट इज 1/5 ऑफ टोटल 1/5 ऑफ टर्नओवर, ठीक है। आप इसको फाइनेंस कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड टर्नओवर मेथड, ठीक है। इसमें एक चीज देखना था, NWC नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक। विच एवर इज लोअर पहले था, बट आरबीआई ने इसको रिवाइज कर दिया कि एनवीसी NWC को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ 1/5 आपको देना है, जो भी टर्नओवर है उसका 1/5, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, दिस कैन बी मेड अप्लीकेबल टू ऑल बोरोवर एंजॉयिंग फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल क्रेडिट लिमिट अप टू एंड इंक्लूसिव 5 करोड़ विद द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम से 5 करोड़ तक के लिमिट के लिए टर्नओवर मेथड। Under this method, the working capital requirement of borrower will computed at 25% of the projected, of which 1/4 of that is 20% of projected turnover should be provided by bank as a working capital finance, and balance 1/5 of projected annual turnover should be contributed to the borrower, ठीक है। borrower ये 5% हो गया, that is called margin। देखिए 1/5 हो गया, सॉरी 1/4 हो गया, ये हमको देना है, 1/5 देना है, ठीक है। इसका 1/5 टोटल जो है हम इसको देंगे, तो 1/5 हो गया, मान लीजिए 100 रुपया था, टर्नओवर 100 हुआ, 100 करोड़ का, तो इसका टोटल हम दे सकते हैं 25%, ठीक है। ये 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, इसको टोटल हमको करना है, तो 5 बीच का जो 5% है दैट इज कॉल्ड वन बैलेंस या वर्किंग कैपिटल मार्जिन प्रोवाइडेड बाय द बोरोवर towards the working capital. This means the 20% of the total working capital requirement will be met by the that total working capital requirement will be met by the borrower. These guidelines are on the premise that the operating business cycle will be 3 month, ठीक है। हम लोग ये मान के चलते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 3 मंथ के लिए ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है। Although in a reality operating cycle may be shorter or longer, हमें तो ये नहीं पता है, बट 3 महीना के हम मान के चलते हैं 3 मंथ का ऑपरेटिंग साइकिल है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू असेस द बोरोवर requirement working capital on the basis of traditional method where the operating production cycle is longer to provide to finance excess of 20%। हमको ट्रेडिशनल मेथड से अगर लेते हैं तो वहाँ 20% से ज़्यादा भी आप दे सकते हैं ऑफ द प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर विद द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन बोरोवर कंट्रीब्यूशन। बोरोवर का जो है जब हम बढ़ाएंगे फाइनेंस 20% से ऊपर, तो बोरोवर का मार्जिन भी प्रोपोर्शनेट लगता जाएगा। हाउएवर इन केस ऑफ शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल शुड बी प्रोवाइडेड एट 20% ऑफ प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर, ठीक है, 20% तक देना। ऑफ कोर्स द एक्चुअल ड्राइंग्स शुड बी परमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ पावर आफ्टर एक्सक्लूडिंग अनपेड स्टॉक्स, स्टॉक रिसीव्ड अंडर ड्यू, ये आपको ये भी जो है परमिट करना है। और जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए सॉरी, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मान लीजिए कि 300 लाख है, अभी 2025 होने वाला है, तो हम भी जो भी लेते हैं प्रोजेक्टेड 2026 पे लेते हैं, ठीक है। ये एस्टिमेटेड हो गया, एस्टिमेटेड, ये हो गया प्रोजेक्टेड, ठीक है। तो इसका जो है 25% कितना होगा या 1/4 कितना होगा, ये
75, ठीक है। बैंक फिनांस फॉर वर्किंग कैपिटल, अब हमको कितना देना है बैंक फिनांस, इसका 20%, तो कितना हो जाएगा 60। तो वर्किंग कैपिटल जो मार्जिन होगा 15, ये 75 में से 60 गया 15, ये किसका है, बोरोवर का मार्जिन है, बोरोवर मार्जिन। तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनांस हम इसको 60 दे सकते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मार्जिन NWC, ठीक है, 300 का 1/5 या 5%, ठीक है, या 1/5 हो गया 15, तो वर्किंग कैपिटल मार्जिन हो गया 15, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हुआ। अब मान लीजिए इन केस ऑफ ट्रेडर है, इन केस ऑफ ट्रेडर इन द केस ऑफ ट्रेडर क्रेडिट में ऑल्सो असेस्ड एट द 20%। ट्रेडर के केस में भी आपको 20% के ऊपर ही असेसमेंट करना है। हाउएवर मेनी ट्रेडर्स हैव हाई टर्नओवर, मान लीजिए बहुत हाई टर्नओवर है, देयर कुड बी क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द मार्केट, देयरफॉर एक्चुअल ड्रॉल्स शुड बी अलाउड बाय द बैंक ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइंग पावर। हम लोग जब एक लिमिट देते हैं बस, इसके बाद उसको डीपी अलाउ करते हैं, ड्राइंग पावर ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक्स अवेलेबल्स प्लस सन्डे डेटर्स, या इसको बोलते हैं बुक डेट्स, ठीक है, डेट्स। वो भी है 3 मंथ्स और 6 मंथ, 3 मंथ्स में देते हैं ये 3 मंथ्स, और 6 मंथ वाले में 50% उसका मार्जिन लेते हैं, ठीक है। और ग्रेटर देन 6 मंथ का अगर कोई डेटर्स है तो उसको नहीं देते हैं, ठीक है, उस पर असेसमेंट नहीं करते। should be determined after ensuring that the unpaid stocks are excluded, ठीक है। In the case of commodity covered under selective credit control directive issued by the RBI from time to time should be scrupulously followed। जो भी है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए जो है आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना है। चेकलिस्ट फॉर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट यूजिंग टर्नओवर मेथड। देखिए चेकलिस्ट क्या क्या करना है, हम लोग खुद भी है, मैं एक आपको दे दूंगा, उसमें चेकलिस्ट होता है प्रोसेसिंग के समय आपको क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी अगर लेस देन 10 लाख है तो इसमें तो आपको नो ऑडिट, कोई ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं चाहिए, जो देता है आप ले लीजिए, सीएमए डाटा की तरह ले लीजिएगा। ऑडिटर अगर करवाता है तो ऑडिट करवा लीजिए, मान लीजिए अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 3 years, ऑडिटेड या अनऑडिटेड। इन देयर एब्सेंस डेटा ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग 3 years लाइक सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इसी में भी एक्सेप्ट। 10 लाख तक के लिए आपको कोई हेडेक नहीं है, ठीक है। कॉपीज ऑफ सेल टैक्स रिटर्न, डिक्लेरेशन, असेसमेंट ऑर्डर वेयर एवर एप्लीकेबल इन सपोर्ट ऑफ परफॉर्मेंस डाटा। प्रोजेक्शन ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट फॉर करंट ईयर, मीन्स अगर आप सीएमए भी बनवा लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा काम चल जाएगा। वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी 10 लाख एंड अबव के लिए अप टू एक्सक्लूसिव 5 करोड़ आपको ये चाहिए, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट, P&L और बैलेंस शीट, ठीक है। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आरबीआई की फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो कहता है कि द प्रोजेक्शन ऑफ टर्नओवर शुड बी क्रिटिकली एग्जामिन्ड, बढ़िया से एग्जामिन करना ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे मान लीजिए इस साल अगर उसने किसी ने 50 लाख का टर्नओवर, अगले साल प्रोजेक्शन करता है 1.5 करोड़ कर लेंगे, वेदर इट इज पॉसिबल। आपको ये चेक करना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 months दिस ईयर वेदर sufficient or proportionate increment are seen in the business turnover or not, ठीक है, सेल्स और नॉट, एग्जामिन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। परफॉर्मेंस ऑफ द बोरोड एंड फ्यूचर प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इफ एनी, बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक प्रोजेक्शन ऑफ टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल लिमिट में भी कंसीडर अप टू 20% देयर ऑफ, ठीक है। वर्किंग कैपिटल लिमिट जो है 20% तक। द बोरोवर as his own contribution toward the margin money should bring minimum 5% of projected turnover to assist, ठीक है। बोरोवर को 5% मार्जिन लेके आना है, ठीक है। बोरोवर
Having working capital limit fund based above 5 crore, a banking system may be given option to choose between the existing system of lending based on the holding level of inventory receivables and the cash border system of lending. ठीक है, दोनों में से कोई भी चूज सकता है. डिसीजन विल अलाउ borrower to switch over the cash based system of assessment rest with the bank. 5 करोड़ तक आपको 5 करोड़ अप टू एंड इंक्लूसिव 5 करोड़ आपको जो है बैंकिंग ये होगा टर्नओवर. ठीक है, इससे ऊपर जो होगा ग्रेटर देन बरोर के लिए आप ये कर सकते हैं, फ्री कर सकते हो कैश बजट मेथड ले या एमपीपीएफ ले. ठीक है, अब एमएसएमई क्या है. देखिए एमएसएमई का क्या है, जो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने जो है एमएसएमई की परिभाषा रिवाइज करी है. पहले था एमएसएमई सॉरी पहले था मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, दो सेक्टर होते थे, दोनों के अलग अलग थे. माइक्रो, देखिए जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग में माइक्रो होता था, इसमें इन्वेस्टमेंट इन प्लान सॉरी पहले शुरू से आते हैं यहाँ से, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज. एमएसएमई एक्ट जो था 2006, इसके हिसाब से दो क्लास में बांटे गए थे एमएसएमई को, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस. ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरप्राइजेस था इसमें था माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. ठीक है, तो माइक्रो वाले में क्या था, इसका इन्वेस्टमेंट जो था प्लांट एंड मशीनरी में वो था 25 लाख तक होना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं. स्मॉल वाले में 25 से 5 था, और इसके ऊपर जो था 5 करोड़ से 10 करोड़ था. ठीक है, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग. सर्विस वाले में था अप टू 10 लैक्स, उसके बाद 10 to 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़. ठीक है, ये पहले परिभाषा था. ये इसका डज नॉट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंटरप्राइजेज में जो है माइक्रो के लिए वही चीज जो मैंने आपको बताया, 25 लैक्स पहले था, स्मॉल 25 लैक्स बट 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़. सर्विस सेक्टर के लिए क्या था, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, उसके लिए 10 लाख होना चाहिए था पहले वाले में माइक्रो. स्मॉल वाले में होगा तो 2 करोड़ तक, बट 2 करोड़ से 5 करोड़ तक मीडियम. ठीक है, अब इसके नीचे कहता है फाइनेंस ग्रांटेड बाय कमर्शियल बैंक टू माइक्रो स्मॉल सेक्टर इंटरप्राइजेज which satisfy the definition of MSME Act 2006 are eligible to being classified under the priority sector lending. इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आप क्लासीफाई कर सकते थे. अब क्या नया फॉर्मूला आ गया, नया जो डेफिनेशन आया है उसके हिसाब से टोटली बेस कर दिया टर्नओवर. ठीक है, तो माइक्रो वाले में 1 करोड़ से 10 करोड़, स्मॉल वाले में 10 करोड़ से 50 करोड़. ठीक है, और मीडियम वाले में 20 करोड़ से 100 करोड़. जिसका टर्नओवर होगा वो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाएगा. ये 2022-23 का. ठीक है, गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की. लोन एडवांसेस टू एमएसएमई यूनिट. अब लोन एडवांस जो देना है एमएसएमई यूनिट को, इसलिए क्या करना, देखिए PR Nayak committee था was formed as per the directive of RBI in December 1991 to suggest the measure of for ensuring adequate and timely credit to SSI sector including tiny and cottage industry and other SSI. ठीक है, as per the committee recommendation, the working capital to be assessed on the basis of minimum 20% of projected turnover for new as well as existing unit. That is 25% of total output value should be computed as a working capital requirement, which 4/5 would be by way of bank credit and balance 1/5 will be representing promoter company. वही चीज है, नायक कमेटी ने भी वही चीज कहा, नायक कमेटी. ठीक है, 1991 में फॉर्म हुआ था व्हेन लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था इंडिया में. उसमें भी यही था, 25% आपको असेसमेंट करना है, 5% बोरोवर का मार्जिन, टोटल 20% आपको फाइनेंस करना. ठीक है, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 5%. देयर आफ्टर 1993 में आरबीआई जो है कंस्टिट्यूटेड अंडर कमिटी, दैट इज बाज कमिटी. ठीक है,
टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी ऑफ टर्नओवर मेथड का एग्जामिनेशन करने के लिए। द कमिटी बिसाइड्स इंडोर्सिंग द नायक कमिटी रिकमेंडेशन इन टोटो, नायक कमिटी रिकमेंडेशन जो था उसी को उन्होंने रेकमेंड किया। फर्दर सजेस्टेड दैट द थ्रेशोल्ड लिमिट टू बी इंक्रीज 50 लाख टू 100 lakhs and the method be made available in all category apart from SSI borrowers for assessment of working capital। ये जो बैस कमेटी था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, नायक कमेटी का रिकमेंडेशन जो था उसको इन्होंने इन टोटो जो है रेकमेंड कर दिया। बस उसमें क्या किया इन्होंने, जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 50 लाख रुपए की, उसको इंक्रीज करके 100 लाख रुपीज कर दी। ठीक है, रिकमेंडेशन वेर एक्सेप्टेड बाय आरबीआई फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड बेस्ड ऑन विच द applicability of the inventory and receivables norms and MPBF for working capital limit up to 1 crore made not mandatory and working capital can be assessed based on the turnover method limit of 1 crore and above would be second method of lending। ठीक है, अब ये क्या था, एक इन्होंने जो रेकमेंड किया बास कमेटी ने, बास कमेटी का रिकमेंडेशन जो था, टंडन कमेटी, सॉरी बास कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, एक मिनट फ्रेंड्स, बास कमेटी ने इन टोटो जो है नायक कमेटी के रिकमेंडेशन को कंफर्म कर दिया और नायक कमेटी के रिकमेंडेशन को कंफर्म कर दिया, बट उसका क्या हुआ, सीलिंग जो है, जो थ्रेशोल्ड था उसको 50 लाख से बढ़ा के 100 लाख कर दिया। ठीक है, तो हुआ ये कि 1 करोड़ तक के लिमिट के लिए आपको यही वाली मेथड यूज करनी थी और उसके ऊपर जो था सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग आपको लेना था। ठीक है, 1 करोड़। Later on, based on the recommendation of Kannan committee था, the ceiling for application of method was increased SSI limit to 2 crore in 1997, to 4 crore in 1998 and 5 crore in 1999। 5 करोड़ जो हुआ आपका, ये तो बाज कमेटी ने बोला कि ठीक है आप 1 करोड़ कर दीजिए इन टोटो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसएसआई यूनिट का जो था बाद में कनन कमेटी ने जो है 2 करोड़ कर दिया 1997 में, फिर 1998 में 4 करोड़, 1998 में 4 करोड़ एंड 5 करोड़ जो था 1991 में। तो 5 करोड़ तक के लिमिट के लिए जो है टर्नओवर मेथड ही रेकमेंड किया गया। Over the time, the method become popular and presently MSME unit having working capital limit up to 5 crore for the banking system are to be provided working capital finance computed on 20% of the projected annual turnover। Bank may adopt the simplified procedure in respect of all MSME। 5 करोड़ तक की लिमिट के लिए आपको कोई झंझट नहीं है, सीधा सा है 25% ऑफ टर्नओवर माइनस 5% बोरोवर मार्जिन, 20% आपको ये देना है, बस इतना ही सिंपलेस्ट है। ठीक है, तो सेकंड मेथड ऑफ लैंडिंग जो था 5 करोड़ तक फर्स्ट मेथड ऑफ लैंडिंग, सेकंड मेथड लैंडिंग 5 करोड़ ऊपर। दूसरा आ गया मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस, MPBF। ठीक है, इन ऑर्डर टू सजेस्ट, MPBF क्या था, इन ऑर्डर टू सजेस्ट मेथड फॉर इंप्रूविंग डिलीवरी ऑफ इंडस्ट्रियल क्रेडिट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड प्रोजेक्शन ऑफ द बोरोवर rather than security। ये टोटल based on the performance and projection of the borrower था। ठीक है, RBI had constituted a working group headed by Sri P.L. Tandon, then chairman of PNB in 1974। The committee recommended that the borrower companies should be discouraged from accumulating too much of stocks of current assets and should move towards very lean inventories and receivable levels। इसने recommend किया कि इसने रेकमेंड क्या किया, बोरोवर कंपनी क्या है उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग टू मच ऑफ स्टॉक्स ऑफ द करंट एसेट्स, करंट एसेट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए, एंड शुड मूव टुवर्ड्स वेरी लीन इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स लेवल। The committee also suggested the maximum level of raw materials, stock in progress and finished goods which a corporate operating in industry should be allowed to accumulate। ठीक है,
इन्होंने क्या रिकमेंड किया? द कमिटी ऑल्सो सजेस्टेड द मैक्सिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड विच ए कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग इंडस्ट्री शुड बी अलाउड टू एक्यूमुलेट। ठीक है, जो उसको अलाउ किया जाना चाहिए, किसको? मैक्सिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल स्टॉक इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड विच ए कॉर्पोरेट ऑपरेटिंग इन इंडस्ट्री शुड बी अलाउड टू एक्यूमुलेट, उसको अलाउ किया जाए। दीज लेवल्स वे आर टर्म्ड एज इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल नॉर्म्स, इसको इन्वेंट्री और रिसीवेबल नॉर्म्स कहा गया है। ठीक है, the group suggested norms for the 15 industry initially, the levels are based on, देखिए ये इस लेवल के बेसिस पर सजेशन किया गया। रॉ मटेरियल एवरेज मंथली कंजम्पशन क्या है, स्टॉक इन प्रोग्रेस मंथली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फिनिश गुड मंथली कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, रिसीवेबल्स मंथली ग्रॉस सेल्स क्या है। The committee enunciated the concept of maximum permissible bank finance for assessment of working capital। कमिटी जो है ये फॉर्मूला लाई कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस का। ठीक है, ठीक है, पहला मेथड क्या था? डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ क्रेडिट रिक्वायरमेंट द फंडिंग ऑफ दिस करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के फंडिंग के लिए द कॉर्पोरेट शुड मेट बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। पहला फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग क्या था? वर्किंग कैपिटल गैप। इन दिस मेथड द कंट्रीब्यूशन बाय द बोरोवर, contribution by the borrowing unit is fixed at 25% minimum of the working capital gap WCG and long term funds under the method। ठीक है, बैंक कैन वर्क आउट ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप के ऊपर काम करना है एंड फाइनेंस मैक्सिमम अप टू 75% ऑफ द गैप। मतलब ये हुआ कि हम 100 रुपए का अगर हमको रिक्वायरमेंट है तो 75 रुपया हम करेंगे, 25 रुपया का कंट्रीब्यूशन वो होगा। ठीक है, द बैलेंस टू कम आउट of the long-term funds. These were supposed to reduce the reliance of the borrower on borrowing by bringing the more internal cash generation। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भाई बोरोवर अपना पैसा लेके आए। This method lending gives a current ratio only 1:1.17। This is obviously on the low side। ठीक है, this approach was considered suitable for SEEK and weak units। किसके लिए था? SEEK और weak units के लिए था। Second method of lending क्या था? In order to ensure that the borrower do not enhance their contributions to working capital, it is necessary to place them under the second method of lending। ठीक है, second method of lending। अगर कोई बोरोवर अपना कंट्रीब्यूशन इनहेंस कर रहा है तो उसके लिए क्या था कि उनको सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग के लिए रेकमेंड किया गया टंडन कमेटी, विच वुड मीन गिव मिनिमम करंट रेशियो 1.33, जो हमारा आज के डेट में acceptable ratio। Under this method, borrower should provide for minimum 25% of total current assets out of long-term funds। उसको 25% अपना current assets देना है, means margin। A certain level of credit for purchase and other current liability will be available to fund the built-up current assets and the bank will provide the balance MPBF। ठीक है, 25% अपनी current assets का देना है, 75% बैंक अपना फंड करेगा। However, total liabilities inclusive of the bank finance would never be exceed 20-75% of current assets। लेकिन किसी भी सूरत में उसका जो है टोटल लाइबिलिटी जो है 75% ऑफ ग्रॉस करेंट एसेट्स का एक्सीड नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ बोरोवर मे नॉट इमीडिएटली इन अ पोजीशन टू वर्क अंडर द सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, एन एक्सेस बोरोइंग कैन बी सेग्रीगेटेड एंड ट्रीटेड एज वर्किंग कैपिटल टर्म लोन। अगर मान लीजिए कि बोरोवर जो है किसी भी कारण से जो है इन केस बोरोवर में नॉट इमीडिएटली इन अ पोजीशन टू वर्क अंडर द सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग, अगर उसके हिसाब से काम करने के लिए तैयार नहीं है तो जो एक्सेस बोरोइंग है उसको क्या करना है? सेग्रीगेट करना है और उसको WCTL में उसको आइडेंटिफाई करना है और या उसको जो है कन्वर्ट करना है ताकि वो मंथली रिपेमेंट कर सके। टू इंड्यूस द बोरोवर टू रिपे दिस लोन
बैंक में चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक क्या कर सकती है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है, ठीक है। तीसरा हो गया थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग क्या होगा? अंडर दिस मेथड द borrower contribution from long term funds will be to the extent of entire core current assets, ठीक है। सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग में जो बोरोवर का कंट्रीब्यूशन होगा लॉन्ग टर्म will be to the extent of entire core current assets, which has been defined by the study group as representing the absolute minimum level of raw materials, process stocks, finished goods, and stores, which are in the pipeline to ensure continuity of production, and minimum 25% of balance current assets should be financed out of long-term fund plus term borrowings, ठीक है। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग के लिए क्या है, जब ग्रुप ने कहा या कमिटी ने जो कहा, जैसे डिफाइंड बाय द स्टडी ग्रुप एज रिप्रेजेंटिंग द एब्सोल्यूट मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेस स्टॉक, finished goods and store which are in the pipeline to ensure continuity of production, and a minimum 25% of balance as current assets should be finance। हमको 25% of current assets को ही बैलेंस फिनांस करना है, ठीक है। लेकिन इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं किया गया, नॉट एक्सेप्टेड फॉर इम्प्लीमेंटेशन, हेंस इज ओनली एकेडमिक इंटरेस्ट। तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। बस दो ही मेथड चल रहे हैं, फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग एंड सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग के लिए एग्जांपल देखिए, जिसे यहाँ पे देखिए करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स इन परचेज, करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। क्रेडिटर्स जो होते हैं करंट लायबिलिटी ही होते हैं 100, अदर करंट लायबिलिटी ओसीए 50। हाँ हाँ, टोटल करंट लायबिलिटी जो था अदर देन बैंक बोरोइंग वो हमारा 150 है, ठीक है। बैंक बोरोइंग इंक्लूडिंग बिल्स डिस्काउंटेड, ठीक है, विद बैंकर्स 200 है। तो हमारा टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो गया, टोटल करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 150 था यहाँ पे, 200 ये हो गया 350, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, टोटल करंट एसेट्स। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, पहले करंट एसेट्स देख लेते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल कितने हैं 200, स्टॉक इन प्रोग्रेस 20, फिनिश गुड 90, रिसीवेबल 50, करंट एसेट्स 10, टोटल करंट एसेट 370। तो टोटल करंट एसेट्स कितने हो गए 370, ठीक है। तो पहला मेथड क्या कहता है, टोटल करंट एसेट्स हमारा 370 है, लेस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, अदर देन बैंक बोरोइंग हमारा कितना था 150, ठीक है। इसको हमने घटाया तो WCG कितना निकल गया, वर्किंग कैपिटल गैप, यही होता है ना करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, ठीक है। तो अदर देन बैंक बोरोइंग हमने हटा दिया, तो वर्किंग कैपिटल गैप हमारा 220 आ गया, ठीक है। सेकंड मेथड में क्या कहता है, तो अब यहाँ पे देखिए लेस 25% वर्किंग कैपिटल गैप, इसका 25% 165, मैक्सिमम परमिशनल बैंक फाइनेंस कितना हो गया 165, 220 माइनस 50, 5 11 5 के 6 165। तो एक्सेस बोरोइंग कितना है 35, ठीक है। एक्सेस बोरोइंग हमारा कितना हुआ 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड में क्या कहता है, जो फर्स्ट मेथड था ये फर्स्ट मेथड से हुआ, सेकंड मेथड में हमारा जो है टोटल करंट एसेट्स कितना था 370, उसका 25% 92 278 हो गया वर्किंग कैपिटल गैप। तो करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग 150 था, तो एमपीवीएफ कितना हो जाएगा
128, इसको घटाएंगे आप 7 में से 5 गया 2, 2 में से 11, एक्सेस बोरोइंग आपका 72, एक्सेस बोरोइंग आपका कितना हो गया 72, ठीक है। करंट रेशियो कितना हो गया 1.3333, 1.3:1, ठीक है। तो ये कहता है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग के लिए एक एग्जांपल था। देखिए, इन दिस एग्जांपल इट में ऑब्जर्व दैट अंडर द फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग borrower entitled a limit of rupees 165 lakhs only, whereas he has availed the bank borrowing 200 lakhs। देखिए यहाँ पे इसका बैंक बोरोइंग कितना था 200 lakhs का था, बैंक बोरोइंग कितना था 200 lakhs का बैंक बोरोइंग इंक्लूडिंग बिल्स, तो 200 lakhs था और इसको 165 के लिए एलिजिबल था, तो इसका एक्सेस बोरोइंग कितना हो गया 35, ठीक है। यहाँ देखिए इसने बैंक बोरोइंग कितना ले रखा था 128, 200, बैंक बोरोइंग 200 था माइनस 128 मीन 72, तो यहाँ 200 165 लाख का एलिजिबल था बट 200 ले रखा था, 10 रिजल्टिंग एक्सेस बोरोइंग ऑफ 35 lakhs अंडर सेकंड मेथड ऑफ लेंडिंग MPBF वर्किंग आउट 128 ओनली, इसमें क्या था 128 ही आया, यहाँ देखिए कितना लेस हो गया, and the excess borrowing increases 72 lakhs. The borrower is thus required to bring additional long-term loan, long-term fund of 35 lakhs and 72 lakhs under the first and second method of lending respectively. The position of all three methods of lending can be further raised. तो ये दो मेथड्स का आपको बताया गया, इसमें क्या है लॉन्ग टर्म आपको फंड लेके आना पड़ेगा 35 lakhs का 72 lakhs का जो आपने एक्सेस बोरोइंग ली है, ठीक है। ठीक, तो अब कहता है यहाँ देखिए तीनों में क्या है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, थर्ड मेथड तो इरेलेवेंट है, बस इससे कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट मेथड ऑफ लेंडिंग में क्या कहता है टोटल करंट एसेट्स था 370, अदर करंट लायबिलिटी 150 था, वर्किंग कैपिटल 220 हो गया, ठीक है, लेस 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल ग्रुप MPPF 165, कहानी खत्म। सेकंड मेथड में क्या था करंट एसेट्स टोटल 370 था, अदर 150 था 220, टोटल करंट एसेट्स का, ठीक है, टोटल करंट एसेट्स 92 था, 92 हुआ और MPBF 128 हुआ, ठीक है। थर्ड मेथड के लिए क्या था टोटल करंट एसेट 370 लेस कोर करंट एसेट्स 95, टोटल रियल एसेट्स कितना हो गया 275, कोर करंट एसेट्स, ठीक है। अब ये जैसे दिया वर्किंग कैपिटल के रूप कितना हो गया 125, वर्किंग कैपिटल गैप जो है 275 माइनस 150 इक्वल टू 125 लेस 125% ऑफ रियल करंट एसेट्स, रियल करंट एसेट्स का 25% 69, मतलब इसका 9 चौका 36 7 लगा 3 6 चौका 24 30 27 276, ठीक है। लगभग इतना हुआ इसका टोटल करंट एसेट्स रियल जो थे उसका 69, MPBF कितना हो गया तो ये आपका 56 हो गया, ठीक है, 6 5 11 9 6 15 200 वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 69। तो ये तीनों मेथड्स के लेंडिंग के एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया। देखिए दिस मेथड ऑफ लेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल हैज बीन एग्जिस्टेंस फॉर पास्ट 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स है। हाउएवर एट प्रेजेंट बैंक हैव फ्रीडम टू डिटरमिन द लेवल ऑफ होल्डिंग फॉर इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्री, बैंक कंटिन्यू टू एक्सेप्ट दोज levels which are conformity with the past levels of holding of the borrower, ठीक है। बैंक अब फ्री है कि वो जो भी चाहे अपना असेसमेंट मॉडल एक्सेप्ट कर सकता है तीनों में, बट दूसरा तीसरा वाला जो है इररिलेवेंट है the industry level in general and as may be advised by RBI from the time to time the level of activity, deviation in this regard may be permitted depending upon the merits of each case by sanction method, the existing CMA data forms for assessment of limit and QIS return of monitoring of account for borrower who choose to mature, ठीक है। ये दो मेथड थे फ्रेंड्स, बाकी लाइन बाय लाइन था। आपको अगर स्पीड लग रहा होगा तो थोड़ा सा अपना वीडियो को पॉइंट पे स्लो कर लेंगे, ठीक है। थर्ड मेथड ऑफ लेंडिंग है कैश बचत मेथड ऑफ लेंडिंग, या 5 करोड़ से ऊपर का लेंडिंग या सीजनल इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है।
तो कस्टमर इंजॉइंग working capital limit excess 5 crore can be given option to adopt the cash budget method at the discretion of bank. बैंक चाहे तो कैश बजट मेथड पे ले सकता है. In case such borrower choose to cash budget system of lending, they have to satisfy the bank that they have necessary infrastructure in place of to submit the required information periodically in time. ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो जो भी इंफॉर्मेशन बैंक से मांगा जाए वो ऑन टाइम दे दिया जाए. The scope for internal MIS should be satisfactory and commensurate with the level of operation. The borrower must have a finance professional, a computerized environment. borrower को क्या होना चाहिए? The borrower must have a finance professional. उसके पास एक finance professional और computerized environment होना चाहिए. देखिए कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग इज मोर कस्टमर फ्रेंडली. ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग जो है ना कस्टमर फ्रेंडली है. हियर बैंक फाइनेंस इज सैंक्शनड इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म लोन्स विच मे बी रिपेड टू सुटेबल इंस्टॉलमेंट. वो सुटेबल इंस्टॉलमेंट के रूप में रिपे हो जाता है. दिस इज वेल सुटेड टू द यूनिट डीलिंग इन सेकंड सीजनल प्रोडक्ट. सीजनल प्रोडक्ट मैंने बोला कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड ऑर्डर बेस्ड एक्टिविटी. कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग मेथड इज पॉपुलर इन डेवलप्ड कंट्री. डेवलप्ड कंट्री में जो है ना ये कैश फ्लो मेथड ही चलता है या पॉपुलर है. ठीक है. Under this method of peak level cash deficit will be level of total working capital finance to be provided the borrower by the bank. इस मेथड में क्या होता है, जो पीक लेवल के समय जो कैश डेफिसिट होता है हम असेसमेंट करते हैं वो क्या है, बैंक द्वारा फाइनेंस किया जाता है. The peak level cash deficit will be ascertained from the projected cash budget assessment submitted by the borrower. हम लोग लेते हैं deficit is working out and finance subject to availability of chargeable assets. The required contribution NWC which should at least 25% of peak deficit is also work out based on the current assets, current liability as at the peak period. देखिए इसमें ड्राइंग भी अलाउ करते हैं. ड्राइंग आर अलाउड टू एक्सटेंट ऑफ मंथली डेफिसिट. The peak level cash deficit will be ascertained from the projected cash budget statement submitted by the borrower. हम लोग इसी से ascertain करते हैं. Net cash gap from business operation is to be made by the good by the bank finance. ठीक है. The cash budget statement would comprise projected receipts and payment for the next 12 months on account of business operations, non-business operations, cash flow from capital account, sundry items and business operations. ये हम लोग कैश बजट स्टेटमेंट जो है इसमें क्या क्या कंप्राइज होता है, बिजनेस ऑपरेशंस, नॉन बिजनेस ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम कैपिटल अकाउंट्स एंड सन्ड्री आइटम्स एंड बिजनेस ऑपरेशंस. देखिए अब दो चीज है इसमें. बिजनेस ऑपरेशंस में आपका क्या क्या आएगा. बिजनेस ऑपरेशंस में आपका आएगा कैश सेल्स, ठीक है, कैश परचेज, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अदर्स टोटल, अदर्स टोटल. ठीक है. ये हो गया रिसीट टर्म्स, ये हो गया पेमेंट टर्म्स. रिसीट टर्म में कैश सेल्स जो हुआ सो, कलेक्शन जो आपने डेटर्स का किया, अदर्स जो है वो टोटल. तो नेट हो गया. नेट आएगा आपको पेमेंट कितना गया कैश परचेज खरीदने में, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो लगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और बिजनेस बोरोइंग, ये टोटल आ गया. तो नेट हमारा कितना आया, माइनस बी. ठीक है. ये हो गया हमारा बिजनेस ऑपरेशंस से. नॉन बिजनेस ऑपरेशंस में क्या क्या आएगा, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन द इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है. एक्सचेंज फ्लक्चुएशन प्रॉफिट, अदर्स. ये टोटल जोड़, डिविडेंड लिया आपने, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन प्रॉफिट एंड अदर्स. ठीक है. टोटल. तो डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक्सेस फ्लक्चुएशन लॉस, ये सब क्या है पेमेंट्स में गए. तो टोटल नेट हो गया. अब कैश फ्लो फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर्स. कैपिटल अकाउंट से क्या हो सकता है, शेयर इशू किया आपने, उससे मिला. बोरोइंग फ्रॉम डायरेक्टर्स, रिलेटिव, एसोसिएट, पब्लिक, अदर्स. कैपिटल सब्सिडी कोई आया, मार्जिन मनी, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स. पेमेंट, रिसीट ऑफ बोरोइंग डायरेक्टर्स, एसोसिएट, पब्लिक, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, रिपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिनांस, अदर्स. ये टोटल हुआ, नेट हो गया. ठीक है. सन्ड्री आइटम्स में क्या हो सकता है, रिफंड ऑफ इनकम्स, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्स, पेमेंट में पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स ड्यूटी एंड अदर्स. सेम है, जो इधर रिफंड हुआ वो इधर आपको
पेमेंट है। ठीक है, तो ये एक असेसमेंट का तरीका है। टोटल कैश आउटफ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, टोटल कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशंस, ये वर्क कैश गैप हो गया। लेस अमाउंट ब्रॉट प्रपोज्ड फ्रॉम द सोर्सेस, इसमें घटाना है तो नेट कैश गैप हो गया। नेट कैश गैप फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन टू बी फाइनेंस बाय बैंक बोरोइंग। ओवरऑल पोजीशन ऑफ कैश बजट, ओपनिंग कैश बैलेंस क्या है, एड नेट कैश फ्लो, नेटिंग आइटम 1 to 4, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या होगा और कैश बैलेंस क्या होगा। तो ये है। फर्दर द अंडर द कैश बजट सिस्टम ऑफ द बोरिंग शुड सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड कैश बजट स्टेटमेंट देना है, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट देना है एटलीस्ट इन अ वीक इन एडवांस, QIS देना है, क्वार्टरली समरी ऑफ कैश बुक, मंथली सेलेक्टेड ऑपरेशनल डाटा MSOD। ठीक है, एक्चुअल क्वार्टरली कैश फ्लो स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड। चलिए फ्रेंड्स, आज इसको यहीं खत्म करते हैं। इसको आप देख लीजिए, यहाँ आप देख लीजिएगा, लगभग 40-45 मिनट का वीडियो हो गया। फ्रेंड्स, मैं बुक से रीडिंग कर रहा हूँ या थोड़ा थोड़ा बीच में समझा भी रहा हूँ, तो ये मत समझिएगा कि ये नहीं हो रहा है। आपको एक एक करके पढ़ना है। IIBF जो है ना, इतनी आसानी से कोई क्वालिफाई नहीं होता। आप जरा एक बार पूछिएगा किसी किसी लोग, JIB, बहुत लोग आज तक JIB भी नहीं कर पाए, JIB CIB सब तो टफ तो है, इसलिए एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दिसंबर तक आप लोगों के सहयोग से हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर का। 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया तो हमें भी थोड़ा सा ये मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।